मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो तीसरा पोर्शन है, दैट इज़ चेक। लास्ट के दो वीडियोस में हम बात कर चुके हैं प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो चेक के बारे में बात करते हैं। चेक बहुत ही कॉमन वर्ड है और आपने रूटीन लाइफ में बहुत बार इसके बारे में सुना भी है और देखा भी है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं, लेकिन ये वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो सिर्फ बैंक पर लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर जो ड्रॉई होगा वो बैंक ही होगा। नॉर्मली आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो लिखते हैं वो किसी और पर्सन पे भी लिखते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ बैंक पर लिखा जाए उसे हम चेक कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक की, लेकिन काफ़ी कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। फ़िलहाल हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और क्लियर डेफिनेशन है। हालांकि दो जगह इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है। एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है ये, तो चेक क्या है। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, राइट, जो कि स्पेसिफिक बैंक पे लिखा जाता है, राइट, पर्टिकुलर बैंक होना चाहिए, उस पर लिखा जाएगा। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड। इसका मतलब समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। आप कोई भी जब चेक लिखते हैं तो आप ऑब्वियसली चेक लिखने के समय ध्यान रखेंगे कि आप कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, तो डेफिनेटली आप उसी से रिलेटेड चेक जो है लिखेंगे, यानी उसी बैंक को ऑर्डर देंगे कि वो आपके अकाउंट में जमा हुआ पैसा में से कुछ पैसा या सारा या तो आपको दे या फिर आपके कहने पर किसी और पर्सन को दे। तो एक तरीके से ये एक ऑर्डर दिया जाता है किसी बैंक को आपके अकाउंट में जमा पैसा आपको या किसी और को देने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि आपने देखा कि पैसा हमारा बैंक में जमा है, बैंक अकाउंट है हमारा, तो डेफिनेटली बैंक ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसमें से पैसा निकाल के हमें देने के लिए। तो इसीलिए जो चेक है वो हमेशा बैंक पर लिखा जाता है, किसी पर्सन पे नहीं लिखा जाता, क्योंकि किसी और पर्सन के पास हमारा पैसा जमा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड। तो चेक हमेशा ऑन डिमांड पेबल होता है। जब भी चेक को बैंक को प्रेजेंट किया जाता है तो तब बैंक उसकी पेमेंट करता है। अब वो एक अलग बात है कि क्या बैंक उसकी पेमेंट उसी समय करेगा या वो कुछ समय के बाद करेगा, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है और चेक किस बैंक का है। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से तो आपको दो बातें क्लियर हो गई। अब हम इसकी एक बड़ी और कंप्लीट डेफिनेशन पर जाते हैं। अ चेक इज़ एन अनकंडीशनल। तो अनकंडीशनल का मतलब आप उस चेक पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते, कुछ लिख नहीं सकते, इस तरीके की चीज़। इन अनकंडीशनल ऑर्डर है, किसको दे रहे हो आप ये ऑर्डर? बैंक को दे रहे हो। कैसे दे रहे हो? इन राइटिंग दे रहे हो, ठीक है। तो इन राइटिंग ड्रॉन बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर जिसका बैंक में अकाउंट है, राइट, तो वो उस बैंक को ऑर्डर दे सकता है चेक के थ्रू। क्या करने के लिए? रिक्वेस्ट कर रहा है वैसे तो, कि आप स्पेसिफिक बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा है टू पे ऑन डिमांड। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि डिमांड पर आपको चेक का पेमेंट मिलेगा। आप चेक प्रेजेंट ही नहीं करोगे तो बैंक आपके घर पे आके थोड़ी ना पैसे देने आएगा, नहीं ना। आपको बैंक के अंदर जाना होगा, बैंक के आगे चेक प्रेजेंट करना होगा। तो टू पे ऑन डिमांड है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, पर्टिकुलर मनी होगा। ऐसा नहीं है कि सम मनी या ह्यूज मनी या स्मॉल मनी, ये सब वर्ड्स नहीं चलेंगे। एग्जैक्टली आपको चेक के में डिफरेंट जो भी आपका अमाउंट है वो आपको लिखना होगा, और दो बार, एक बार डिजिट्स में, नंबर्स में, और एक बार आपको वर्ड्स में लिखना होगा। टू अ पर्सन, पेमेंट कौन लेना चाहता है, या तो जिस पर्सन का नाम चेक पे लिखा होगा उसका लिख दीजिए ताकि उसको पेमेंट मिल जाए। और टू द और बियरर, या जो भी पर्सन चेक को प्रेजेंट करेगा, बियरर, उसे चेक की पेमेंट मिलनी चाहिए। और टू द ऑर्डर ऑफ ए स्टेटेड पर्सन, या फिर चेक लिखने वाला जिस पर्सन का नाम, एक तो अपना नाम भी लिख सकता है। अगर सेल्फ लिखा हुआ है तो इसका मतलब पेमेंट आपको मिलेगी, आपके अमाउंट, आपके अकाउंट में से पेमेंट आपको मिलेगी अगर आप सेल्फ का चेक लिख रहे हो तो, ठीक है, आप अपना नाम लिख रहे हो। दूसरी बात, अगर आप चेक किसी और के नाम का लिख रहे हो तो पेमेंट उसको मिलेगी। या फिर
और बियरर अगर वर्ड लिखा हुआ है तो फिर किसी को भी मिल सकती है, लेकिन अगर और बियरर वर्ड हटा दिया है तो इसका मतलब उसी पर्सन को मिलेगी। ओके, तो ये हो गई चेक की कंप्लीट डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन के बेस पर मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ फीचर्स। जैसे सबसे पहला फीचर तो यही है कि एक बैंक पे लिखा जाता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो बैंक पे लिखा जाता है। दूसरी बात, चेक हमेशा पेबल होगा ऑन डिमांड। जैसे ही आप प्रेजेंट करोगे तो बैंक इज़ लाइबल टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट टू द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। तीसरी बात है, चेक मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर। डेफिनेटली अगर आप चेक में नीचे साइन नहीं करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो इनवैलिड चेक माना जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट पे कह रहे हैं कि चेक अनकंडीशनल है, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर ऑर्डर तो दे रहे हो लेकिन अनकंडीशनल, कंडीशन नहीं लगा रहे हो आप बैंक के लिए। तो पांचवा है, अ चेक मस्ट बी डेटेड, तो ऑब्वियसली चेक के ऊपर डेट होनी चाहिए। अब ये डेट आज की भी हो सकती है या आगे आने वाले समय की भी हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर वो पोस्ट डेटेड चेक है यानी कि उस पर आगे की डेट डली हुई है तो इसका मतलब वो उससे पहले प्रेजेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे पहले वो इनकैश नहीं होगा। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक मतलब जो आगे आने वाली डेट हम डाल देते हैं। तो ये हो गया चेक के बारे में बात। अब करते हैं पेमेंट ऑफ चेक्स। चेक्स की पेमेंट कैसे होती है, यहाँ पे कुछ जनरल बातें हैं और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। जैसे क्रॉसिंग ऑफ चेक्स है तो क्रॉसिंग ऑफ चेक के ऊपर एक पूरा टॉपिक आएगा जिसके में हम और अच्छे से करेंगे। इसमें सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जब चेक बैंक के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो बैंक उसकी पेमेंट किस तरीके से करता है। देखिए, चेक दो टाइप के हो सकते हैं। एक बियरर चेक है जिसमें आप अगर नाम नहीं भी लिखते तो जो भी पर्सन उसको लेकर प्रेजेंट करेगा पेमेंट उसको मिल जाएगी। अब वो पेमेंट कैश मिलेगी या कैसे मिलेगी, अगर उसके ऊपर कोई क्रॉसिंग है, लास्ट में आप देखोगे चेक के टॉप पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे कई बार दो लाइन पैरेलल लगा दी जाती हैं, उसे बोलते हैं क्रॉसिंग। क्रॉस करने का मतलब है चेक को ज़्यादा सेफ बनाना। जो बियरर चेक है अगर वो आपसे गुम हो जाए तो आपको फिर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जिसके भी हाथ वो लगेगा वो उसकी पेमेंट ले सकता है बैंक में जाके। लेकिन क्रॉस चेक में यह है कि अगर चेक लॉस्ट भी हो जाता है तो उसकी चेक की पेमेंट किसी और पर्सन को नहीं मिलेगी सिवाय उस पर्सन के जिसका नाम उसमें मैंशन है। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि क्रॉस चेक की पेमेंट कभी भी कैश नहीं होती, वो हमेशा अकाउंट में जाएगी आपके। ठीक है, मान लीजिए आपका SBI में अकाउंट है, ठीक है, आपने SBI का एक चेक दे दिया है अपने फ्रेंड को जिसकी आपको पेमेंट करनी थी। उस फ्रेंड का SBI में अकाउंट नहीं है तो उसने उस चेक को कहाँ डिपॉजिट किया, जिस बैंक में उसका अकाउंट है। मान लीजिए उसका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, आपने उसको 5,000 का चेक दिया SBI का। अब वो SBI पे तो जाके क्या करेगा ना, क्योंकि SBI में तो उसका अकाउंट ही नहीं है और चेक हमारा क्रॉस्ड है। हाँ, अगर बियरर होता तो वो अब जो है आपके ही बैंक में जाकर और पेमेंट निकलवा लेता, बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्या करना होगा, उसको वो चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा उस चेक को लेगा और कलेक्शन के लिए भेजेगा SBI के पास। तो क्लियरिंग हाउस के ज़रिए चेक क्लियर किए जाते हैं और पेमेंट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आएगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा उस चेक के अमाउंट को आपके अकाउंट में, यानी आपने जिसको दिया है, जो फ्रेंड है आपका, उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि क्रॉसिंग से चेक हमारा सेफ़र हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ बियरर चेक। ठीक है, अगर क्रॉस नहीं करते हैं तो वो चेक जो है रिस्की रहेगा बहुत सारे पॉइंट्स पे। ओके, एक तो ये चीज़ें हो गई है। दूसरा, इसमें सिग्नेचर की हम बात करते हैं। जब भी बैंक आपको पेमेंट करता है तो सबसे पहले देखता है कि आप क्या उसके लिए उस चीज़ को डिज़र्व कर रहे हो, आपके सिग्नेचर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मान लीजिए मैं मेरा ही चेक मेरे बैंक में डालती हूँ कि मुझे इतना पैसा निकाल के मेरे अकाउंट में से दे दो, तो बैंक इस बात को पहले वेरीफाई करेगा कि मैं वही पर्सन हूँ ना जिसका अकाउंट है। तो जो साइन मैं चेक पर करूँगी उस साइन को मैच करेंगे वो किसके साथ, अपने रिकॉर्ड में जो मेरी साइन है उसके साथ। अगर उन्हें ये ज़रा सा भी डाउट रहता है कि जो मेरे साइन मैच नहीं कर रहे हैं तो वो मुझे पेमेंट नहीं देंगे। ठीक है, कई बार आप देखोगे कि हम साइन में अगर हल्का सा भी डिफरेंस ले आए तो हमें हमारा ही पैसा नहीं मिल पाएगा, कारण क्योंकि साइन मैच नहीं कर रहे। जो उनके रिकॉर्ड में साइन हो ना वही साइन आपको सेम करने होते हैं। राइट, ये बात क्लियर हो गई कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके साइन को वेरीफाई करेगा। इसके अलावा भी आप क्रॉस करके भी चेक को सेफ बना सकते हो
और हालांकि बैंक अपने पार्ट पर अगर सारी एफर्ट्स कर रहा है और पूरे केयर ले रहा है, उसकी ध्यान से उस चीज़ का पेमेंट करने से पहले सारी वेरिफिकेशन कर रहा है, और उसके बाद भी अगर कोई फ्रॉडुलेंट पर्सन आपका अमाउंट ले जाता है, देन बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। डिपेंड करता है कि बैंक ने तो कोई केयरलेसनेस नहीं दिखाई है। हाँ, अगर कस्टमर यानी कि आपने जिसको चेक दिया है या आपके से चेक गुम हुआ है या कुछ इस तरीके की आपके पार्ट पर लापरवाही रह गई है, तो और आपके अकाउंट से पेमेंट किसी और को गलती से चली भी गई है आपकी गलती से, राइट, तो बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो चेक लिखते समय और चेक देते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए चेक को सेफ बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम अपना चेक किसी और को देते हैं, जैसे कह सकते हैं ना कि एंडोर्स करना। मान लीजिए मैंने एक पेमेंट कर मेरे को एक 5,000 का चेक कहीं से मिला है, मैं उसको इनकैश करने की बजाय उस पर्सन को दे रही हूँ जिस पर्सन को मैंने आगे पैसा देना है, तो मैं उसको कैश देने की बजाय उसको चेक दे देती हूँ। अब चेक है किसका? जिसने मुझे दिया, उसने तो मुझे पेमेंट करने के लिए चेक दिया, मैंने पेमेंट लेने की बजाय डायरेक्ट किसी और को पेमेंट दिलवाने की सोची, क्योंकि मैंने आगे उसको पैसा देना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि उस अकाउंट में तो उस चेक पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है। अब उस पर्सन को कैसे पैसा मिल जाएगा जिसको मैं दे रही हूँ? उसके लिए मुझे उसको एंडोर्स करना पड़ेगा, तो उसकी बैक साइड पर मुझे उसके नाम को अटेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ, इस पर्सन को एक तरीके से आपके पास भेजा जा रहा है और ये पर्सन अब इस चेक का अमाउंट लेने का हकदार है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें उसके साइन को अटेस्ट करना होगा, क्योंकि बिना अटेस्टेशन के फिर बैंक उस पर्सन को चेक का अमाउंट रिलीज़ बिल्कुल नहीं करेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं पेमेंट ऑफ चेक्स के रिलेटेड, जनरल सी बातें हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आगे और डिटेल में करने वाले हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, मार्किंग ऑफ चेक्स की। मार्किंग का मतलब होता है एक तरीके से चेक की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना, या ये श्योर करना कि आपको जो चेक मिला है वो चेक जब आप लेकर बैंक जाओगे तो बैंक उसकी पेमेंट श्योरली करेगा। इसके लिए हम मार्किंग ऑफ चेक का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। उसका मतलब क्या है? इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपने उसको कैश देने की बजाय अपने अकाउंट का एक 5,000 का चेक दे दिया, ठीक है। क्या गारंटी है कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं? आपको पता ना इस बात का कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कस्टमर को तो नहीं पता जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, जिसको आप चेक दे रहे हो। तो ऑब्वियसली उसके माइंड में थोड़ा सा डाउट तो रहेगा। अब आप कई बार ये देखो कि हम कई बार कोई शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो दुकानदार है या जो भी पर्सन है जिसको हमने पेमेंट करनी है, उनकी कोशिश यही रहती है कि हमको कैश में पेमेंट करें। उसका रीज़न क्या है? हम कई बार चेक देने की कोशिश करें तो आनाकानी करते हैं। रीज़न यही होगा कि उन्हें लगता है कि क्या पता ये चेक जो दे रहे हैं कहीं बाउंस ना हो जाए, कहीं डिसऑनर ना हो जाए, मतलब अगर इसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो हमारा तो पैसा फंस जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, है ना। इस केस में लोग कैश में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जबकि आज के टाइम में कैश में ट्रांजैक्शन करना बहुत ही, जैसे यूँ कह सकते हो कि एक बहुत पुरानी प्रथा हो गई है। अब तो बहुत सारी चीज़ें आप देखो, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, नेट बैंकिंग है, उससे चल रही है। और चेक भी बल्कि बहुत एक तरीके से अब धीरे धीरे, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि चेक कोई ऑब्सोलीट नहीं हुआ है, कोई अप्रचलन में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन की पेमेंट ऑनलाइन तरीके से या और किसी मोड से हो रही है, तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे अब कम होती जा रही हैं। अगर हमें चेक की ही बात करते हैं, चलो हमने चेक दे दिया है तो, लेकिन उसका कैसे विश्वास हम बनाएंगे? उसके लिए हम एक चेक की मार्किंग पर ध्यान देते हैं। अब ये मार्किंग करता कौन है? बैंक करता है। मैंने आपको 5,000 का चेक दिया है, तो मेरा जो बैंक होगा जिसका मैंने चेक दिया है, अगर वो मेरे उस चेक के ऊपर एक स्टैम्प लगा देता है, गुड, ओके, इसका मतलब होता है कि जब मैं चेक वो कस्टमर को दूंगी या आपको दूंगी, देन आपको एक तसल्ली हो जाएगी, नहीं, बैंक ने इसको ओके करके दिया है, इसका मतलब बैंक को पता है कि उसके अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है ना। एक तो मैं आपको वैसे चेक दे दूं और एक मैं मार्किंग करवा कर दूं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। मार्किंग वाला चेक तो बहुत ही सिक्योर माना जाएगा ना, कि भाई हाँ, इसके अकाउंट में पैसे हैं। अब मैं अपने मुंह से कितनी बार कोशिश करूं बोलने की, बताने की, हो सकता है आपको मेरी बात पे विश्वास ना आए, लेकिन जब बैंक के स्टैम्प आप उस पर देखोगे
और गुड देखोगे बैंक के द्वारा लिखा हुआ, तब आपको लगेगा यस देयर इज़ नो प्रॉब्लम, राइट। तो बैंक जो होता है वो चेक की मार्किंग करता है उसको उस हिसाब से क्लियर करने के लिए कि हाँ बैंक में इस पर्सन का पैसा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप चेक को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मार्किंग किस टाइप से होती है ये चेक कर लेते हैं एक बार। मार्किंग एट ड्रॉर्स इंस्टेंट्स, मतलब ड्रॉर के कहने पर। ड्रॉर कौन है? जो चेक लिख रहा है। मतलब अगर मैंने आपको 5,000 का चेक दिया है तो मैं लिख रही हूँ ना, मैं अपने अकाउंट का 5,000 का चेक लिखकर आपको देती हूँ, लो जी आपके 5,000 रुपये आ गए आपके पास, ठीक है। कैश नहीं दिए, चेक दिए, आप जाइए अपने बैंक में कैश करा लीजिए, ओके। आपने लेने से मना कर दिया, आपको लग रहा है नहीं गड़बड़ है, तो मैंने कहा ठीक है जी मैं मार्किंग करा देती हूँ। मैंने अपने चेक को मार्क करा कर बैंक से कह के मार्क करा कर आपको दे दिया। अब मान लीजिए ये भी तो हो सकता है ना, गड़बड़ करने वाला तो कहीं पे भी कर सकता है। मान लीजिए मैंने आपको मार्किंग करा के आज दे दिया, आपने टाइम लगा दिया उस चेक को बैंक को प्रेजेंट करने में। मान लीजिए आप 2 दिन के बाद गए बैंक में, आप तो टेंशन फ्री हो गए कि चलो अब तो मार्किंग वाला चेक आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप बैंक में गए, पता लगा बैंक ने कहा जी पैसे तो हैं नहीं, आप कहोगे अरे आपने तो इसको गुड करके दे रखा है, ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा भैया आप 2 दिन के बाद आए और 2 दिन में जो है मैडम ने सारा पैसा निकलवा लिया। तो ऐसा भी होता है, ये बात सोचिए कि आप बिल्कुल सेफ़ हो गए। इसीलिए जब भी इस तरीके का सीन हो तो तुरंत हमें ये चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो उस समय फिर बैंक का कोई कसूर नहीं है कि बैंक ये नहीं कहेगा कि मैंने गुड लिख कर दे रखा। भैया गुड तब लिख कर दिया था जब उसका अकाउंट में पैसा था। अब 2 दिन में अगले बंदे ने पैसा निकलवा लिया तो बैंक उसमें क्या कर सकता है? बैंक उसको मना नहीं कर सकता ना। हालांकि एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि बैंक जो है नॉर्मली जब किसी चेक के ऊपर गुड लिखता है, मार्किंग करता है, तो वो उतना पैसा जितने चेक के ऊपर अमाउंट लिखा होता है ना, उतना पैसा वो सेपरेट रख लेता है। यूजुअली तो यही होता है, ठीक है, कि ताकि जब भी वो पेमेंट आए तो क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, चलो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करेगा, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर अब तो बैंक के पास पैसे ही नहीं है उस अकाउंट में देने के लिए, तो वो तो आपका चेक डिसऑनर हो ही गया समझो, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है मार्किंग एट होल्डर्स इंस्टेंस। होल्डर कौन है? जिसके पास चेक है। मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया, मैंने बिना मार्किंग का चेक दिया, आपने चेक रख लिया, आप कौन हो गए? होल्डर हो गए। अब होल्डर अगर बैंक को कहता है जी सर्टिफाई करके दे दो कि ये चेक जो है इसमें इस अकाउंट में जो एनफ फंड है और मुझे पेमेंट आराम से हो जाएगी, तो पेमेंट रिलीज़ करने से पहले अगर मैं मार्किंग, मतलब होल्डर अगर मार्किंग करा लेता है, बैंक जो है होल्डर के बिहाफ पर मार्किंग करता है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, आज आपने मार्किंग करवा ली लेकिन पेमेंट आप ले रहे हो 4 दिन के बाद। इन 4 दिनों में अगर मैंने पैसा निकलवा लिया देन आप क्या करोगे? बात फिर वही आ गई। कहने का मकसद ये है कि अगर आप मार्किंग करवा ही रहे हैं तो फिर साथ के साथ पेमेंट भी क्लियर करवा लीजिए ना, क्यों काम में टेंशन मोल ली जाए, ठीक है। लास्ट में आ रहा है मार्किंग एट कलेक्टिंग बैंकर्स इंस्टेंस। कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है? जो कलेक्ट करता है पैसा। कौन सा कलेक्ट करता है? फिर चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको SBI का चेक दिया है 5,000 का, ओके। आपका अकाउंट तो SBI में है ही नहीं, अब आप क्या करोगे? आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, आपने मेरे वाला चेक बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट करा दिया अपने अकाउंट में, ओके हो गया। यहाँ तक ये प्रोसेस होता है। जब भी हमें इस तरीके का सीन होता है ना तो एक स्टेप्स होते हैं इस तरीके, ऐसे नहीं है कि चेक आपने दिया और कहीं से भी क्लियर होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। आप उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कराओगे जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा, ओके। अब वो चेक की पेमेंट आपको तुरंत थोड़ी ना मिल जाएगी, आपको आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। अभी क्या होगा कि आपने जिस बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक डिपॉजिट कराया वो पर्सन, वो बैंक कौन है? वो है कलेक्टर। कलेक्टर क्यों है भाई? वो अपनी जेब से पैसा नहीं देगा आपको, जब उसके पास SBI से पैसा जाएगा 5,000 रुपये, देन वो आपको पैसा देगा ना, अदरवाइज़ वो कहाँ से देगा? उसका तो कोई काम ही नहीं है इस तरीके का। उसके पास मेरा अकाउंट थोड़ी ना है, मेरा अकाउंट तो SBI में था। मेरा SBI बैंक मेरे अकाउंट से 5,000 निकाल कर किसको देने वाला है? बैंक ऑफ बड़ौदा को देने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा वो 5,000 फिर किसको देने वाला है? आपको देने वाला है। अब क्लियर हो गई ये पूरा पाथ, पूरा सिस्टम क्लियर हो गया आपका। तो अब यहाँ बताइए कलेक्टर कौन है? कलेक्टर SBI नहीं है, SBI तो पे ही है, सॉरी पेयर है, यानी पे करने वाला है। देने वाला, पैसा देने वाला जो आपको पैसा देगा वो SBI नहीं देगा, वो कलेक्टर बैंक देगा। कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करेगा, और वो कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। अभी क्या होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा वेट कर रहा है कि भाई आया नहीं,
चेक हमारे पास, जब मैंने कहा जी चेक मेरा आया नहीं है, आपने तो डिपॉजिट करा दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा उस चेक की मार्किंग आपके बिहाफ पर करवा लेता है कस्टमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। कस्टमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा, कलेक्टर जो बैंक है, वो आपकी मार्किंग करवाता है। किससे करवाता है? एसबीआई से ही करवाएगा ना, ऑब्वियसली एसबीआई तो बताएगा ना कि मेरे अकाउंट में 5,000 है या नहीं है। तो जब मार्किंग कलेक्टर बैंक के बिहाफ पर की जाती, मतलब है तो देखो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर कलेक्टर बैंक के कहने पर एसबीआई, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कहने पर एसबीआई करेगा, तो वो हो गई मार्किंग एट कलेक्टिंग बैंक्स इंस्टेंस। तो पहले वाला था, सबसे पहले वाला क्या था हमारा? सबसे पहला तो जिसने चेक लिखा उसने मार्किंग करवा ली, दूसरा जिसको चेक दिया मैंने उसने मार्किंग करवाई, तीसरा जिस बैंक को कलेक्ट करने के लिए मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, अब ये मार्किंग वो करवा रहा है। तो ये हो गई मार्किंग का प्रोसीजर। तो अभी आपने इस वीडियो में कुछ चीज़ें क्लियर कर ली। एक तो चेक के बारे में कुछ बातें क्लियर हो गई, दूसरी बात हो गई हमारी पेमेंट ऑफ चेक्स के बारे में कुछ जनरल बातें की हमने, हालांकि कुछ चीज़ों पर डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और फिर बात करी हमने मार्किंग ऑफ चेक की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।